अब देखो बेटा, हमने ये फॉरवर्ड बायसिंग देख लिया, अब हम इसी में रिवर्स बायसिंग देखें। ठीक है, तो हेडिंग है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, देखो रिवर्स बायसिंग में आप क्या करोगे, पहले तो टर्मिनल फिर उल्टे करो। अब पी को किससे जोड़ोगे, नेगेटिव से, उल्टा हो जाएगा, तो ही होगा दूसरा ये रिवर्स बायसिंग होगी। यहाँ साइन क्या होगा, पी किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, एन किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। बेटा हमने किया क्या, जो टर्मिनल उल्टे कर दिए, मतलब अगर पहले +2 वोल्ट आ रहा था तो अब -2 वोल्ट आएगा कि नहीं। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम वो यहाँ बना लेंगे, नेगेटिव वोल्टेज, जैसे -1 वोल्ट, -2 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज यहाँ लेंगे और फिर करंट यहाँ ले लेंगे, ऐसे इसका ग्राफ बना। ठीक है, तो अब देखो मैं ये रफ करके उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं पहले, सबसे पहले इसका, उसी से समझते हैं क्या हो रहा है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा। इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ क्या लिया हमने, करंट। जो हम करंट लेंगे वो किस में लेंगे बोलिए, माइक्रो एम्पियर में आता है। यहाँ तो करंट और कम फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर। और यहाँ बेटा हमने क्या ले लिया, वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज है, उल्टा वोल्टेज है उसके मुकाबले, इसलिए यहाँ ले लिया वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है, अब देखो शुरू में क्या होगा, सुनो यार ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना चाह रहे थे, तो नेगेटिव रोक रहा था। अब हमने जो एक्सटर्नल सप्लाई दी उसका भी क्या है, नेगेटिव ही है। तो ये जो नेगेटिव था और ये नेगेटिव है, देखो अब ये मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाह रहे थे तो ये भी नेगेटिव है, मतलब ये भी रोक रहा है, रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मत जाने। ऐसे ही होल यहाँ आना चाह रहे थे तो ये पॉजिटिव रोक रहा था, हमने किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव ही से किया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। मतलब अब ये जो हमने एक्सटर्नल सप्लाई है, जो वोल्टेज दिया है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को और नहीं आने देगा, ये तो रिपेल करके कहेगा जंक्शन को पार मत करो, पीछे चले जाओ पीछे। मतलब ऐसा होता चला जाएगा कि नहीं। मतलब आपका पोटेंशियल बैरियर को ये सपोर्ट कर रहा है, ये जो रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, जब ये कर रहे हैं तो ना तो होल जंक्शन को पार कर पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार कर पाएंगे। तो करंट तो यहाँ मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है, थोड़ा सा करंट मिल रहा है। तो फिर ये थोड़ा सा करंट आया कहाँ से, ये समझना है। तो ये सुनो कहाँ से आया बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये होल्स क्या है, माइनॉरिटी सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं कि नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना। और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं जा सकते, लेकिन जो होल है उसको तो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नेगेटिव प्लेट सपोर्ट कर रही है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो मूव कर सकते हैं ना जंक्शन के। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को मूव कर सकते हैं, थोड़े से ही हैं लेकिन मूव तो कर सकते हैं अल्टीमेटली। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, सुनो एक मिनट, जो मैंने फॉरवर्ड बायस लिखवाया था, फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिल रहा था वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण मिल रहा था। और जो रिवर्स बायसिंग है, यहाँ पर जो करंट मिलता है, जो करंट आ रहा है, वो करंट किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट आता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब आप एक चीज देखो कि जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक वोल्टेज पर देख रहे हो, इस वाले वोल्टेज पर क्या हो रहा है, करंट एकदम इनफाइनाइट हो गया, एकदम बढ़ गया, इनफाइनाइट करंट हो गया। वो वोल्टेज जहां पर करंट एकदम इनफाइनाइट हो जाता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जैसे मान लो ये 9 वोल्ट है, -9 वोल्ट, मतलब अगर यहाँ पर आपने 9 वोल्ट दे दिया, तो आपके इस पीएन जंक्शन डायोड में ड्रास्टिक करंट फ्लो होने लगेगा, इतना ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि ये आपका पीएन जंक्शन डायोड जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको इसलिए ही कहते हैं कि शुरू में तो करंट फ्लो हो नहीं रहा था, फिर एक ऐसा वोल्टेज आएगा रिवर्स बायस के केस में कि जहां पर करंट इतना ड्रास्टिक फ्लो होने लगेगा कि आपका ये पीएन जंक्शन डायोड खराब हो जाएगा। एंड दैट वोल्टेज, अब ये क्यों खराब हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा कि जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थोड़े ही थे, फिर एकदम ड्रास्टिक करंट कहाँ से जंक्शन को पार करने लगा, मतलब चार्ज कैरियर्स इतने सारे कहाँ से बढ़ गए, वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे ब्रेक डाउन होता क्यों है एकदम ड्रास्टिक करंट क्यों। अच्छा पहले अब इन सभी चीजों की बात करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कम होता चला जाएगा कि बढ़ जाएगा,
आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल सप्लाई है वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रही है। जैसे जैसे एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बैरियर और बढ़ता चला जाएगा। तो रिवर्स बायस के केस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ता चला जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब चार्ज कैरियर जंक्शन को पार नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ खिसकते चले जा रहे हैं, होल यहाँ, तो यहाँ तो डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जा रही है। तो इस केस में घटेगी नहीं डिप्लेशन लेयर, बढ़ती चली जाएगी। अब रेजिस्टेंस देखते हैं सर्किट का। आप देख रहे हो वोल्टेज चेंज करने पर करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट चेंज हो ही नहीं रहा है। वोल्टेज कितना भी चेंज कर लो करंट चेंज नहीं हो रहा। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा? इस केस में मैक्सिमम, मतलब आप तो ये समझ लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब मिलता है मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। और अगर फ्लो हो भी रहा है तो इतना माइन्यूट है कि कोई काम का नहीं है। मतलब ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा कि क्लोज स्विच की तरह काम करेगा? ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, तो इट इज यूज्ड एज ओपन स्विच। जब कभी भी ओपन स्विच चाहिए तो रिवर्स बायस सर्किट बनाते हैं। जब कभी भी क्लोज स्विच चाहिए, किसी चीज को जलाना है, ऑन करना है, तो क्लोज स्विच चाहिए, तो उसके लिए आप फॉरवर्ड बायसिंग यूज करते हैं। ठीक है? कोई डाउट हो पूछ लीजिए, इतना नहीं तो बना लीजिए, करिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाइए। ना तो क्वेश्चन दैट अराइजेस, एकदम क्या हुआ कि जहां चार्ज कैरियर्स नहीं थे, एकदम ड्रास्टिक चार्ज कैरियर्स और करंट ड्रास्टिक मिलने लगा, ऐसा क्यों हुआ? सुनिए उसका रीजन। बेटा, इसको समझाने के लिए दो थ्योरी आई थी। एक एवलांचे थ्योरी थी, ब्रेक डाउन क्यों हुआ, वाई देयर वॉज अ ब्रेक डाउन, इसको समझाने के लिए एक एवलांचे थ्योरी थी। तो इसको एवलांचे ब्रेक डाउन कहते हैं। चलिए हम एवलांचे के ही तरीके, एवलांचे मतलब क्या होता है आपको पता है? जब लैंडस्लाइड होता है, एवलांचे क्या होता है? जैसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट को कहते हैं, याद है ना? जैसे एक ये बर्फ की वो है, आपने सुना होगा कि एक कोई सी धसक गई बर्फ की वो स्लैब धसक गई तो ये सारी गिर पड़ेंगी, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया ना, दैट इज कॉल्ड एवलांचे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या होता है समझिए, जब ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स तो यहाँ मूव करते नहीं है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होल इलेक्ट्रॉन है इस तरफ और यहाँ पर होल से वो मूव करते हैं। आपको क्या लगता है जंक्शन के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन स्टेट में होते हैं। जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन स्टेट में है, व्हाट दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किए होल के साथ कंबाइन होगा, यहाँ के होल इस तरफ मूव किए जंक्शन के पास तो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गए। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन होल पेयर किस फॉर्म में है? अपने स्टेबल स्टेट में। ठीक है। अब एक मिनट समझो क्या हुआ कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये जिस वेलोसिटी से यहाँ जंक्शन को पार करेंगे वो बढ़ती चली जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब जंक्शन को पार करेंगे, अपनी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मेजोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती चली जाएगी कि नहीं? जब इन मेजोरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो ये एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये जंक्शन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो कंबाइन स्टेट में है इनके साथ टकरा जाते हैं, टक्कर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन स्टेट में होना मतलब समझ गए क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन स्टेट में होता है मतलब वो स्टेबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन स्टेट में मतलब ये होता है, आपको मैंने पढ़ाया था याद करो, बैलेंस बैंड होता था और कंडक्शन बैंड होता था। मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आके होल के साथ कंबाइन हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन स्टेबल स्टेट कहते हैं। मतलब अगर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब जंक्शन को पार करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है उनके साथ टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ टकराएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ये आयोनाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ये ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये किससे डिसाइड होगा? वो इससे डिसाइड होगा कि ये टक्कर पर कितनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक होने के लिए 2.5 EV की एनर्जी चाहिए, और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब जंक्शन पर आए और इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ टकराए ना, इनके पास एनर्जी सिर्फ 2 EV है, 0.5 EV एनर्जी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाओगे तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा, एक रिवर्स बायस वोल्टेज ऐसा आएगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पास इतनी एनर्जी है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ टकराएंगे उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक होने का मतलब ये होता है
इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, होल अलग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल अलग हो जाएगा तो आपको दो चार्ज कैरियर्स मिल जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, एक होल के फॉर्म में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको मिला, ये भी जंक्शन को पार कर सकता है क्योंकि दो चार्ज कैरियर्स मिल गए। तो ये जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन को पार करेगा तो ये फिर एक और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर के फॉर्म में नहीं है, आयोनाइज हो चुके हैं, जब ये जंक्शन को पार करेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर के साथ टकराएंगे। इनके पास भी उतनी ही एनर्जी है कि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को ब्रेक कर देंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक हुआ वो भी जब जंक्शन को पार करेगा वो एक को और कर देगा। तो मतलब समझना क्या हो रहा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ, इसने एक के साथ टक्कर की तो दो हुए, दो ने दो के साथ टक्कर की तो चार हुए, चार ने चार के साथ टक्कर की तो 16 हुए। मतलब आप क्या देखोगे कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे जनरेट होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, ये इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते देखते एक सेकंड में ही लाखों चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे। जब इतने सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे तो जैसे मान लो ये 8 वोल्ट पे खेल शुरू हुआ, तो 8 वोल्ट पर ही इतने सारे चार्ज कैरियर जनरेट हो गए कि जब इतने सारे चार्ज कैरियर जंक्शन को पास करेंगे तो मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो हो जाएगा। H=I²RT होता है जो हीट प्रोड्यूस होती है सर्किट में। जब करंट इतना ड्रास्टिक फ्लो होगा तो इतनी सारी हीट प्रोड्यूस होगी सर्किट में कि आपकी सर्किट जल जाएगी, आपका डायोड जल जाएगा, मतलब वो कोई काम का नहीं रहेगा। समझ गए? तो अब देखिए इसी को हम एवलांचे इफेक्ट को शब्दों में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस, जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस, हाँ बताइए, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा, द एनर्जी, किसकी एनर्जी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। द एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस एट पर्टिकुलर, अच्छा अब एट ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या होगा? जो चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेगा? विल ब्रेक इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट जंक्शन। ठीक है, द इफेक्ट मल्टीप्लाइज, इफेक्ट ये क्या होगा? मल्टीप्लाइज होगा, द इफेक्ट मल्टीप्लाइज एंड ड्रास्टिक और मल्टीपल चार्ज कैरियर्स फॉर्म, मल्टीपल चार्ज कैरियर्स मिल गए क्रॉस द जंक्शन, मैक्सिमम करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया, सर्किट क्या हो गई है? जो आपका डायोड था वो वन आउट हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो चुका है। ठीक है बेटा, इट गेट वन आउट। समझ गए आप? लिखिए, नहीं आया पूछिए। अब देखो सबसे पहले आपको पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर देखना है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसी सर्किट होती है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। लेकिन हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेक्टिफायर तो आप कहोगे विच कन्वर्ट एसी ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, एसी से डीसी में। अब देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो ये इनपुट एसी सप्लाई आ रही है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सुनो क्या करेगा, जैसे अगर मैं इसका आउटपुट निकालूं हाफ वेव रेक्टिफायर को, तो ये क्या करेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर आधी सर्किट को वैसे ही करेगा और आधी नीचे वाली को गायब कर देगा, जीरो कर देगा। ये दिस इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आधी वेव को क्या किया? आधी वेव को वैसे ही छोड़ दिया और आधी को गायब, लेकिन वो तो डीसी गया ना, सिर्फ ऊपर ही ऊपर का पार्ट मिल रहा है। हाँ, लेकिन आधी वेव को तो गायब ही कर दिया, इसलिए इसको हाफ वेव कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये काम करेगा। अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा?
देखो, आप फुल वेव क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव ही रहने देगा, लेकिन नेगेटिव वाले को ही पॉजिटिव बना। ये ये मतलब पूरी वेव को रेक्टिफाई किया, ये क्या हो गया बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, समझ गए। उसने आधी को गायब कर दिया था, छोड़ ही दिया था, इसने पूरी वेव को रेक्टिफाई किया, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे सिलेबस में दोनों है, एसी से डीसी दोनों है, लेकिन ये आधी वेव हाफ वेव रेक्टिफायर और फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। फर्स्ट द हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट ध्यान से देखना है कैसे मैं बता रहा हूं। पहले इनपुट एसी सप्लाई आई, एक ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट में ज्यादा होगा। यहाँ एक डायोड लगा दिया, यहाँ से आउटपुट ले लिया। ये ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये आपकी इनपुट एसी सप्लाई। एक डायोड डी1 लगा दिया, और ये आउटपुट लोड रेजिस्टर। लोड रेजिस्टर मतलब इसके थ्रू जो आउटपुट मिलेगा आपको वो डीसी, इन आउटपुट डीसी मिलेगा, आउटपुट डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अब इसकी वर्किंग समझते हैं। चलो, वर्किंग ग्राफ से ही समझ में आ जाएगी। देखो, इनपुट एसी सप्लाई कैसी आएगी, ये इनपुट एसी आ रहा है आपको। अब इसका आउटपुट देखो, आउटपुट बनाते हैं। देखो, पहले इनपुट में कौन सी साइकिल आ रही है एसी की, यहाँ से पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव आ रही तो मान लो करंट कैसा जा रहा है इसमें, यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट ऐसा जा रहा है। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर करंट ऐसा जाएगा। तो चलो, अभी पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो यहाँ से पॉजिटिव है, करंट ऐसा जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव हो गया, करंट यहाँ से वापस आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो हमने डायोड लगाया है, ये पी साइड होता है और ये एन साइड। जो डायोड है उसका पी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। ये डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब ये क्या करेगा, पूरे करंट को, मतलब जो भी सप्लाई का करंट आ रहा है उसको लोड रजिस्टर पे आउटपुट में दे देगा। मतलब जैसा ये था, ये आपको पूरा आउटपुट में मिलने वाला है। मिलने वाला है कि नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज है तो ये पूरा दे देगा, कोई उसको कम नहीं करेगा। ये डी1 ने ये आपको दे दिया। ठीक है, दे दिया। अब आओ उल्टा, अब नेगेटिव साइकिल आती है। नेगेटिव आई तो उल्टे टर्मिनल्स हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। हो गया। अब बताओ, ये जो डायोड है पी नेगेटिव से जुड़ा है, मतलब ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करता है, कोई करंट पास नहीं होगा, मतलब आउटपुट पर करंट कितना मिलेगा, जीरो। जीरो करंट मिलेगा, मिलेगा, कोई करंट नहीं निकला। ठीक है, अब अगले आओ, फिर से पॉजिटिव साइकिल आ गई। पॉजिटिव आ गई तो ये पॉजिटिव, फिर से डायरेक्शन चेंज हो गई, ये नेगेटिव, फिर से ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, पूरे करंट को पास कर देगा। ये फिर से डी1 मिल गया। ठीक है, ये ठीक है। अब फिर आओ, फिर से उल्टा हो गया, नेगेटिव साइकिल आ गई, फिर से चेंज हो गए, आउटपुट में जीरो मिल गया। देखो, इनपुट ये दिया था, आउटपुट ये मिला, मिला कि नहीं मिला। आपको आउटपुट कैसा मिला, जो आउटपुट मिला वो कैसा मिला, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में है, डीसी है, यूनिडायरेक्शनल। पल्सेटिंग है, ये प्योर डीसी नहीं है बेटा, ये पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है। क्योंकि प्योर डीसी तो क्या होता है, जैसे ये 0 से 4 वोल्ट तक जा रहा, फिर जीरो जा रहा। प्योर डीसी क्या होता है, 4 वोल्ट मिल रहा है तो 4 ही वोल्ट मिल रहा है। और एक चीज और है, ये इंटरमिटेंट है। कैसा है, इंटरमिटेंट क्या होता है, बीच बीच में आपका जो आउटपुट सप्लाई है वो जीरो हो रहा है, इंटरमिटेंट। तो द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल, पल्सेटिंग एंड इंटरमिटेंट। तो ये डायग्राम बनाना है, फिर ये बनाना है कैसे हमने। कोई डाउट हो पूछिए। ठीक है, समझ में नहीं आया पूछिए, करो जल्दी। अब देखो, इसी में हाफ वेव रेक्टिफायर में थोड़ा सा चेंज करके हम इसमें फुल वेव रेक्टिफायर बना देंगे। ठीक है, और फिर आपका इनपुट ये जाएगा, आउटपुट ये निकलेगा। देखो कैसे,
नाउ वी विल सी फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले ये सर्किट वही रहेगा, ये एक डायोड लगा रहेगा बस। अंतर कहाँ आ जाएगा, ये आउटपुट यहां से नहीं निकलेगा। पहले तो एक डायोड यहाँ लगा है, दो डायोड लगाने, एक डायोड यहाँ लगा, ठीक है, एक और डायोड यहाँ लगा दो, ये एक और डायोड यहाँ लग गया, इसको D2 मान लो। आउटपुट कहाँ से निकलेगा, इसके बीच से एक वायर आएगा और यहाँ कनेक्टेड होगा और यहाँ से आउटपुट लेना, RL यहाँ लगाना है बीच, लोड आउटपुट, ये आपका आउटपुट आ गया, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब तुम इसकी वर्किंग समझते हो। इनपुट यही आया, आउटपुट देखो ये। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पर ये अब देखो पॉजिटिव साइकिल है तो ये प्लस है ये माइनस, ध्यान से समझना, ये जब प्लस है ये पॉजिटिव से जुड़ा है, फॉरवर्ड वाइज है, ये पूरे करंट को पास करेगा। लेकिन ये रिवर्स वाइज है, देखो ये पी होता है ये एन होता है, रिवर्स वाइज है, कुछ ही पास नहीं करेगा। लेकिन बेटा एक जगह से तो पूरा करंट निकला ना, और कहाँ मिला आपको, आउटपुट पे मिला, यहाँ मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब ऐसा ये मिल गया, ये आउटपुट मिल गया, ये D1 ने दिया। अब आ जाओ नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल आएगी तो उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव पी टाइप से जुड़ा है, यहाँ से कुछ नहीं, ये तो ओपन सर्किट है, खत्म, कुछ नहीं। लेकिन अब देखो ये पी जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइज हो गया, मतलब जितना भी करंट था वो यहाँ से मिलेगा, पास कर जाएगा ये। अब सर्किट को बचे यही है, यहाँ तो जा नहीं सकता, ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ आउटपुट में मिल गया। देखो, लेकिन आउटपुट लोड रेजिस्टर के लिए चाहे यहां से आए तो भी यही डायरेक्शन है, यहां से आए तो भी यही डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो ऊपर ही का है ना। ये D2 ने दे दिया, दे दिया। अब फिर से जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो इससे पास कर जाएगा D1 से, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो D2 से पास कर जाएगा। बोलो, एक बार D1 ने दे दिया, कैसा मिला आउटपुट, जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, पल्सेटिंग है, लेकिन इंटरमिटेंट नहीं है, बीच में आप कोई जीरो वाला पार्ट नहीं है, पूरे में आपको आउटपुट मिल रहा है। तो नाउ द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल एंड पल्सेटिंग, इंटरमिटेंट वाला पार्ट गायब हो चुका। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया बेटा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव को बनाने के लिए दो डायोड लगेंगे और आउटपुट आप इसको सेंटर टेप रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, तो दिस हैज बीन द एंड ऑफ दिस पार्ट।